तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का प्रतीक सोनी क्लासेस में। तो आज के इस क्लास में मैं आपको बहुपद चैप्टर के आगे वाले क्वेश्चंस को कराऊंगा। तो आप लोग रेडी हो जाइए। अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। तो दोस्तों, पिछली कक्षा में मैंने आपको 7 नंबर तक क्वेश्चन करा दिए थे, तो अब इस क्लास में मैं आपको 8वें नंबर से कराना शुरू करता हूँ। तो देखिएगा, यहाँ पर सवाल क्या कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद हमें दे रखा है x² प्लस k और हमें कहा है कि इसके शून्यक होंगे। कौन सा कंडीशन इसमें अप्लाई होगा? और एक चीज और कहा है कि k का मान जो है वो 0 के बराबर नहीं हो सकता है। तो आइए देखते हैं इस सवाल को। तो यहाँ पर क्या कहा है कि हमें एक द्विघात बहुपद लेना है और उसके हमें शून्यक निकालने हैं, और इन चारों में से कौन सा कंडीशन अप्लाई होगा। तो हम इसी के हिसाब से कोई सा भी एक द्विघात बहुपद ले लेते हैं अपने तरफ से। वो हमारा द्विघात बहुपद हम ले लेते हैं x² प्लस 4x प्लस यहाँ पर x² प्लस 8x ले लेते हैं, तभी हमारा द्विघात बहुपद बनेगा x² प्लस 8x प्लस 16। और हमने इसको 0 के बराबर कर दिया। अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा? x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0। अब इसको भी 0 के बराबर कर देंगे और फिर उसके बाद इसको भी 0 के बराबर कर देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा x इक्वल टू -4 और ये भी हो जाएगा x इक्वल टू -4। तो हमने देखा कि यहाँ पर हमने जब प्लस प्लस वाला एक द्विघात बहुपद लिया और उसको सॉल्व किया तो हमें जो दोनों शून्यक मिले वो माइनस माइनस में मिले हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम कोई भी दोनों धनात्मक चिन्ह वाले कोई भी बहुपद लेते हैं, द्विघात बहुपद, और उसको जब सॉल्व करते हैं तो शून्यक कैसे मिलते हैं? दोनों ऋणात्मक मिलते हैं। अब आइए एक बार हम लोग उसको ऑप्शन से मैच करा लेते हैं, बस अभी क्लियर हो जाएगा मुद्दा। तो पहला ऑप्शन है कि दोनों धनात्मक नहीं हो सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है दोनों ऋणात्मक नहीं हो सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है सदैव असमान होंगे। और चौथा ऑप्शन होगा सदैव बराबर होंगे। तो आप लोग ये बताइए कि यहाँ पर जो हमारा दोनों शून्यक है इसमें कहा है कि सदैव बराबर होंगे। आपने देखा कि यहाँ पर क्या है? -4 है और यहाँ पर भी -4 है। ये दोनों आपस में बराबर है। बस आपने डी ऑप्शन लगा दिया और यहीं पर आपका आंसर जो है गलत हो जाएगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हम यहाँ पर कोई और अगर द्विघात बहुपद लेते हैं, मान लेते हैं ले लिया x² प्लस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा? x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या मिलेगा? जब हम इसको 0 के बराबर करेंगे और इसको 0 के बराबर करेंगे तो यहाँ पर x बराबर क्या मिलेगा? -4 और यहाँ पर x बराबर क्या मिलेगा? -3। अब बताइए, वैसे ही मैंने दोनों धनात्मक द्विघात बहुपद लिया और इसको सॉल्व किया तो अब यहाँ पर तो बराबर नहीं आ रहा है। मतलब ये कहीं कहीं केवल शून्यक बराबर होंगे, हर जगह बराबर नहीं होगा। यहाँ पर एक इत्तेफाक की बात थी कि यहाँ पर दोनों शून्यक बराबर हो गए, बाकी देखिए यहाँ पर बराबर नहीं हुआ है। मतलब जो इसके शून्यक होंगे वो सदैव बराबर नहीं हो सकते हैं, इसलिए ऑप्शन डी तो हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा गलत हो जाएगा। और कह रहा है सी ऑप्शन क्या कह रहा है कि सदैव असमान होंगे। तो जरूरी है सदैव असमान होंगे? ये देखिए समान भी हो सकते हैं। असमान हमेशा तो असमान होगा नहीं, समान भी हो सकता है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी भी गलत हो जाएगा। ये कह रहा है कि सदैव असमान होगा, लेकिन सदैव असमान नहीं होता है, कभी कभी समान भी हो जाता है। उसके बाद क्या कह रहा है? दोनों ऋणात्मक नहीं हो सकते हैं। दोनों ऋणात्मक नहीं हो सकते, ये कह रहा है नहीं हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर तो दोनों ऋणात्मक है। मतलब ये हमारा बी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या कह रहा है? ऑप्शन ए हमारा कह रहा है कि दोनों धनात्मक नहीं हो सकते हैं। दोनों धनात्मक नहीं हो सकते हैं मतलब दोनों ऋणात्मक हो सकते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। इसमें क्या है ना, सबसे पहले हमने कोई सा भी उदाहरण स्वरूप कोई भी एक द्विघात बहुपद लिया और उसको सॉल्व किया तो हमें दो शून्यक मिले, दोनों माइनस थे। ठीक, हमने एक दूसरा द्विघात बहुपद लिया और उसको सॉल्व किया, उसमें भी दोनों शून्यक माइनस थे। अब यहाँ पर हम लोग ऑप्शन को मैच कराते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है, यहाँ पर क्या कह रहा है कि सदैव बराबर होंगे। क्या ये दोनों सदैव बराबर हैं? हाँ सर, ये दोनों सदैव बराबर हैं। तब इस पर क्यों नहीं लगाया? क्योंकि ये हर जगह बराबर नहीं होते हैं, कहीं कहीं बराबर हो जाते हैं। हर जगह हर द्विघात बहुपद में शून्य बराबर नहीं हो सकते हैं, इसलिए हमारा ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। कह रहा है दोनों असमान होंगे, तो यहाँ पर तो दोनों असमान है, लेकिन यहाँ नहीं है ना, तो हर जगह दोनों असमान शून्य नहीं हो सकते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी भी हमारा गलत हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है कि दोनों ऋणात्मक नहीं हो सकते हैं।
मतलब दोनों ऋणात्मक नहीं हो सकते हैं। तो दोनों ऋणात्मक नहीं हो सकने का मतलब क्या है, या तो एक प्लस होगा या तो एक माइनस, या तो एक माइनस या तो प्लस। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, दोनों ऋणात्मक नहीं हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर तो दोनों ऋणात्मक है, यहाँ पर दोनों ऋणात्मक शून्यक है, मतलब ऑप्शन नंबर बी भी हमारा गलत हो जाएगा। फिर ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है, दोनों धनात्मक नहीं हो सकता है, मतलब दोनों ऋणात्मक हो सकता है। इस ऑप्शन का मतलब क्या है कि दोनों धनात्मक जो है वो नहीं हो सकता है, दोनों धनात्मक जो है वो क्या है, वो नहीं हो सकता है, मतलब दोनों ऋणात्मक होगा। इसका ऑप्शन का मतलब यही है। तो ये दोनों हमारा ऋणात्मक है, मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। इसमें हमें खाली छांटना था कि इसके जो शून्यक हो कैसे हो सकते हैं। तो जो हमारे इस द्विघात बहुपद के शून्यक है वो दोनों धनात्मक नहीं हो सकते हैं, खाली इतना ही इस सवाल में कॉन्सेप्ट था। तो आशा करता हूँ आपको सवाल समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो प्लीज आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर मैं बढ़ता हूँ अपने आगे वाले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं अपने आगे वाले क्वेश्चन की तरफ। सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 में क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक द्विघात बहुपद का आलेख नहीं है। ठीक है, कौन सा एक द्विघात बहुपद का आलेख नहीं है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि द्विघात बहुपद का आलेख बनता कैसे है। तो जो हमारा द्विघात बहुपद होता है ना, जो हमारा द्विघात बहुपद होता है, द्विघात बहुपद, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो इसका आलेख होता है वो कैसे होता है। इसका जो आलेख होता है वो परवलयाकार होता है। इसका आलेख कैसा होता है, परवलयाकार। यहाँ पर हमने ले लिया एक्स एक्सिस और ये हमारा हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस और ये हो गया हमारा वाई एक्सिस। तो परवलयाकार मतलब जो द्विघात बहुपद होता है उसका आलेख परवलय की तरह बनता है। ठीक है, जो हमारा द्विघात बहुपद होता है उसका आलेख कैसा बनता है, परवलयाकार बनता है। तो जो हमारा परवलय बनता है आकार, तो यहाँ पर कैसे बनता है परवलय, चाहे हम परवलय एक्स अक्ष की पॉजिटिव डायरेक्शन में ले सकते हैं या एक्स एक्सिस की निगेटिव डायरेक्शन में, या वाई एक्सिस की पॉजिटिव या वाई एक्सिस की निगेटिव डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में हम परवलय का ग्राफ बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या कहा है कि निम्न में से कौन सा एक द्विघात बहुपद का आलेख नहीं है। तो देखिए जो हमारा ये है, ये तो द्विघात बहुपद का आलेख है, ये परवलयाकार दिख रहा है ना आप लोग को, तो ये हमारा द्विघात बहुपद का आलेख है। और जो हमारा बी है, बी वाला ऑप्शन, उसमें भी हमें द्विघात बहुपद का आलेख दिख रहा है। हाँ, तीसरे वाले में भी द्विघात बहुपद का आलेख दिख रहा है, लेकिन चौथा वाला हमारा जो है वो द्विघात बहुपद का आलेख नहीं है। ये जो हमारा है, ये वाला, ये हमारा किसका आलेख है, ये त्रिघात बहुपद का है, ये हमारा त्रिघात बहुपद का है। क्यों, क्योंकि जो हमारा ये ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को तीन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है। जो हमारा ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, इसीलिए ये हमारा जो होगा वो त्रिघात बहुपद का आलेख होगा। तो इसलिए क्या कहा है, निम्न में से कौन सा द्विघात बहुपद का आलेख नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो आप लोग उसको नोट कर सकते हैं और फिर हम बढ़ते हैं अपने आगे वाले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं अपने आगे वाले क्वेश्चन की तरफ। ध्यान दीजिएगा इस सवाल में। इस सवाल में कह रहा है कि एक बहुपद हमें दे रखा है और उसके शून्यकों का योगफल पूछा है और 4 ऑप्शन दे रखा है। तो हम लोग कैसे करेंगे इस सवाल को, इस सवाल को करने के लिए हमारे पास एक सूत्र होता है। तो सूत्र क्या होता है, हमें शून्यकों का योगफल पूछा है, तो शून्यकों का जो योगफल होता है, जो हमारा शून्यकों का योगफल होता है, शून्यकों का योगफल जो होता है हमारा, वो क्या होता है, जो हमारा शून्यकों का योगफल होता है वो बराबर क्या होता है, माइनस एक्स का गुणांक, माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये होता है हमारा शून्यकों का योगफल का सूत्र। अब यहाँ पर माइनस तो है तो लिख देंगे, अब x का गुणांक क्या है, x का गुणांक 5 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 5 बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 3 है, तो यहाँ पर हमने 3 लिख दिया। तो हमारा आंसर क्या आ गया, -5 बटे 3। यही हमारा हो जाएगा आंसर। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। देखिएगा इसमें हमें बहुपद दे रखा है और शून्यकों का योगफल पूछा है, तो शून्यकों के योगफल का सूत्र क्या होता है, माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। माइनस लगा था, माइनस लगा दिया,
x का गुणांक क्या था, x का गुणांक था 5, x का गुणांक क्या था 5, तो यहाँ पर x के गुणांक की जगह पर मैंने 5 रख दिया, बटे था बटे लगाया। x स्क्वायर का गुणांक मतलब x स्क्वायर का गुणांक क्या है 3 है, तो यहाँ पर क्या रख दिया 3, तो -5/3 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो आशा करता हूँ ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं बढ़ता हूँ आगे वाले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारे क्लास का लास्ट क्वेश्चन है और इसके बाद फिर हम अगले क्लास में पढ़ेंगे आगे वाले क्वेश्चंस। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन। देखिएगा सवाल में क्या कहना है कि किसी बहुपद f(x) के लिए y बराबर f(x) का ग्राफ दिया हुआ है, ये हमें ग्राफ दे रखा है और ग्राफ में f(x) के लिए शून्यकों की संख्या होगी। f(x) के लिए हमें क्या कह रहा है, शून्यकों की संख्या क्या होगी। f(x) के लिए यहाँ पर हमें क्या कह रहा है, f(x) के लिए यहाँ पर शून्यकों की संख्या क्या होगी। हमें f(x) का है मतलब हमें इस वाले एक्सिस पर चलना है। अब देखिए यहाँ पर शून्यकों की संख्या पूछा है ना f(x) के लिए, f(x) के लिए शून्यकों की संख्या पूछा है, तो यानी x वाले में इस ग्राफ में कितने जगह पर प्रतिच्छेद किया है, एक तो यहाँ पर प्रतिच्छेद किया है और एक यहाँ पर प्रतिच्छेद किया है और एक यहाँ पर प्रतिच्छेद किया है, मतलब यहाँ पर 3 जगह पर इसने इस ग्राफ ने x एक्सिस को 3 जगह पर प्रतिच्छेद किया है, मतलब इसके शून्यकों की संख्या 3 हो जाएगी, यही हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगर मान लीजिए यहाँ पर f(x) की जगह पर fy हो जाता, क्या हो जाता, यहाँ पर f(x) की जगह पर fy हो जाता, तो यहाँ पर अगर fy हो जाता ना तो ये वाला देखते, तब इसमें शून्य कितने होते, तब खाली यहाँ पर प्रतिच्छेद किया है, तब इसके लिए fy के लिए शून्यकों की संख्या 1 हो जाती। तो आशा करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आ गया है। अगर सवाल समझ में आया तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस क्लास को मैं यहीं पर एंड करता हूँ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिएगा और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग ज्यादा से ज्यादा टाइकोन क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, यूट्यूब पर सर्च करके टाइकोन क्लासेस को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए और आप लोग प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, अपनी तैयारी जारी रखिए। जय हिंद।